अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। मतलब थिन फिल्म में इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के बारे में आपको पता होगा, इंटरफेरेंस के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंटरफेरेंस को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस आपको मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ था कि इंटरफेरेंस जो है वो क्या होता है। तो अब बात आती है कि थिन फ़िल्म जो है वो क्या होता है, ठीक है? हमने किस चीज़ की बात करनी है? हमने इंटरफेरेंस इन थिन फ़िल्म की बात करनी है, मतलब थिन फ़िल्म में इंटरफेरेंस का पैटर्न किस तरह से होता है, ठीक है? तो इंटरफेरेंस आपको पता होगा इंटरफेरेंस क्या होता है। हम आ जाते हैं थिन फ़िल्म पे कि थिन फ़िल्म क्या होता है, ठीक है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होती है, ठीक है? या बारिश भी नहीं, मतलब अगर रोड पे कुछ पानी लग जाता है, ठीक है? अगर रोड पे कुछ पानी होता है और उस पानी के ऊपर आप ऑयल गिरा दें, ठीक है? क्योंकि रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है? तो अगर उन गाड़ियों से कुछ ऑयल जो है वो गिर जाता है उस पानी के ऊपर, तो आपने उसके ऊपर एक लेयर देखा होगा, ठीक है? आप देखेंगे कि वो पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर एक लेयर बनेगी ऑयल की, ठीक है? तो उस ऑयल के लेयर को हम क्या बोलते हैं? उस ऑयल की लेयर को हम थिन फ़िल्म बोलते हैं, ठीक है? तो थिन फ़िल्म क्या होता है? आप जब अक्सर आपने रोडों पे देखा होगा कि रोड पे जो है वो पानी पड़ा होता है, ठीक है? और उस पानी पे अगर आप ऑयल डाल दें या किसी गाड़ी से उस पानी पे ऑयल गिर जाए, तो आपने देखा होगा कि उस पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑयल की, ठीक है? उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर को हम थिन फ़िल्म बोलते हैं, ठीक है? या अक्सर आपने देखा होगा कि जो सोप होती है, साबुन होता है, उसके अक्सर बबल्स बन जाते हैं। जब आप उसको पानी में डाल देते हैं, तो उसके बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल्स क्या होते हैं? वो बबल्स थिन फ़िल्म होते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि वो उसकी जो लेयर है, वो बहुत थिन होती है, ठीक है? इसलिए उसको हम थिन फ़िल्म बोलते हैं, ठीक है? तो आप फिनोमेना क्या है, इंटरफेरेंस इन थिन फ़िल्म क्या है कि आपने देखा होगा कि जब रोड पे पानी पड़ा होता है, ठीक है? तो उस पे जब ऑयल गिर जाता है, तो उसके जो ऊपर लेयर है, उसको थिन फ़िल्म बोलते हैं, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे जब आप उस लेयर को देखेंगे, ऑयल की जो लेयर होती है थिन फ़िल्म, ठीक है? उस लेयर को जो आप देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएँगे, ठीक है? जब उस पे सूरज जो है पड़ता है, ठीक है? मतलब उस पे सन जब पड़ता है, सन की लाइट जब उस पे पड़ती है, तो उस पे आप डिफरेंट कलर्स जो है वो देखेंगे, ठीक है? या अगर आप सोप के बबल्स को ले लें, तो सोप के बबल्स पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है? सनलाइट जब उस पे पड़ता है, तो उसमें आप डिफरेंट कलर जो है वो देखते हैं, ठीक है? या आप अगर रोड पे जब पानी होता है और उस पानी पे ऑयल गिर जाए, तो उसके ऊपर जो लेयर बनती है, उस लेयर में आप देखेंगे कि उस लेयर पे कुछ डिफरेंट तरह के कलर्स आते हैं। जब उस पे लाइट पड़ती है, जब सन की लाइट उस पे पड़ती है उस फ़िल्म पे, तो उसमें आप डिफरेंट तरह के कलर्स देखेंगे, ठीक है? तो वो कलर्स आप क्यों देखते हैं, वो कलर्स उसमें क्यों नज़र आते हैं? तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फ़िल्म। मतलब वो इंटरफेरेंस की वजह से उस पे जो कलर्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो इंटरफेरेंस की वजह से आते हैं, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस इन थिन फ़िल्म। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्या होता है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि रोड के ऊपर जब आप पानी देखते हैं और उस पानी के ऊपर जब ऑयल गिर जाता है, तो उसको जो उसके ऊपर जो लेयर होती है, उस लेयर को हम थिन फिल्म बोलते हैं, ठीक है? अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्या है कि जब आप उस लेयर को देखेंगे, तो उस लेयर में आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएँगे, ठीक है? वो लेयर्स आपको डिफरेंट कलर की नज़र आएगी। जो फ़िल्म बनी होगी, जो थिन फ़िल्म बनी होगी, उस थिन फ़िल्म में आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएँगे। तो वो थिन उस थिन फ़िल्म में आप डिफरेंट कलर्स आपको क्यों नज़र आते हैं? जब उस पे लाइट पड़ता है, ठीक है? जब उस थिन फ़िल्म्स पे लाइट पड़ता है, जब सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है, तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएँगे उस थिन फ़िल्म में। तो उस थिन फ़िल्म में आपको डिफरेंट कलर्स क्यों नज़र आते हैं? वो होता है इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है? वहाँ पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, इसलिए आपको उसमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। अच्छा, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज़ मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है? रोड का सरफेस है, ठीक है? या सॉरी, यहाँ पे ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है? ऑयल की। ये हमारे पास थिन फ़िल्म बनी हुई है, ठीक है? इसको हम क्या बोल देते हैं? थिन फ़िल्म, ठीक है? और ये नीचे हमारे पास क्या होता है? वाटर, ठीक है? या अगर आपको इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रही, तो लेट्स सपोज़ ये मेरे पास एक थिन फ़िल्म बनी हुई है, ठीक है? एक रॉड है, ठीक है?
उस रोड के ऊपर पानी गिरा है, ठीक है? और उस पानी के ऊपर आपने ऑयल डाल दिया, तो उसके ऊपर आपको एक लेयर नज़र आएगी, वो लेयर क्या होती है? थिन फ़िल्म, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक थिन फ़िल्म जो है वो ड्रा कर दी। लेट्स सपोज़ मेरे पास एक ये थिन फ़िल्म है, जो रोड के ऊपर बनी हुई, ठीक है? इसकी ठीक यहाँ पे पानी भी है, ठीक है? तो ये मेरे पास लेट्स सपोज़ ये मेरे पास एक थिन फ़िल्म है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इसका जो थिन फ़िल्म है, इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है थिन फ़िल्म का वो है d, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है? तो मीडियम में हम किस चीज़ की बात करते हैं? मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑयल है, उस ऑयल की या इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या है? म्यू है, ठीक है? अच्छा, एयर के पास यहाँ पे एयर होगी ऊपर, ठीक है? तो एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये मीडियम है, ठीक है? ये हमारे पास जो थिन फ़िल्म है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, ठीक है? और उसका जो लेंथ है इस लेयर की, वो क्या है? डी है, ठीक है? अच्छा, तो फिर क्या होता है, जब इस पे लाइट पड़ती है, ठीक है? लेट्स सपोज़ इस पे सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है? तो अगर इस पे लाइट के रेज़ आते हैं इस तरह से, मैं ये डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। ये मेरे पास एक थिन फ़िल्म की लेयर है, ठीक है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसका लेंथ डी है, ठीक है? अच्छा, जब इस फ़िल्म पे जब ये वाटर के ऊपर जब फ़िल्म बनेगा, ठीक है? तो जब वाटर के ऊपर जब वाटर के ऊपर ऑयल डलता है, ठीक है? तो उसपे आपको एक थिन फ़िल्म नज़र आएगी, तो वो थिन फ़िल्म मैंने यहाँ पे ये बना दी, ठीक है? अच्छा, जब इस फ़िल्म पे इस थिन फ़िल्म पे सन की लाइट पड़ती है ये, ठीक है? जब सनलाइट के रेज़ पड़ते हैं, ये लेट्स सपोज़ ये हमारे पास लाइट के रेज़ हैं, ठीक है? तो ये लाइट के रेज़ जब इस थिन फ़िल्म पड़ते हैं, इसके सरफ़ेस पे जब पड़ते हैं, ठीक है, थिन फ़िल्म के, तो ये क्या करते हैं, इसका कुछ पार्ट जो है, जब ये लाइट रेज़ जब इस थिन फ़िल्म के सरफ़ेस पे पड़ते हैं, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है? और इसका कुछ पार्ट जो है लाइट रेज़ का, ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए आपने यहाँ पे जो लाइन बनाना है जब ये मीडियम के अंदर चला जाएगा, ठीक है? जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपने ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से नहीं बनानी क्योंकि जब कोई लाइट की रेज़ जब मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला जाता है, तो वहाँ पे वो बेंड हो जाती है, लाइट वहाँ पे बेंड हो जाती है, ठीक है? जिसको हमने डिफ्रैक्शन का नाम भी दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक लाइट रे है, ठीक है? वो लाइट रे इस थिन फ़िल्म के सरफेस पे पड़ती है, ठीक है? तो इसमें से कुछ पार्ट इस लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है इससे, ठीक है? और इसका कुछ पार्ट जो है वो मीडियम के अंदर चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, जब ये लाइट रेज़ जब ये यहाँ पे इस सरफेस पे पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है? अच्छा, जब ये लाइट रे वापस आके इस सरफेस पे पड़ेगी, ठीक है? तो इसमें से कुछ लाइट रेज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी और इसमें से कुछ लाइट रेज़ जो है वो इस सरफेस से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है? अच्छा, जब ये लाइट रेज़ फिर से आके इस सरफेस पे आके टकराएगी, ठीक है? इसके साथ स्ट्राइक होगी, ठीक है? तो ये फिर से यहाँ से क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है? फिर इसी तरह से सेम पिन आप फिर से होगा कि मतलब इसमें से कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी इस तरह से और इसमें से कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? फिर यहाँ से जब ये स्ट्राइक होगी तो फिर यहाँ से यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाएगी इसका कुछ पार्ट और फिर यहाँ से कुछ जो है वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह ये फिनोमेना जो है वो कंटिन्यू रहता जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक फ़िल्म है, ठीक है? फ़िल्म की सरफेस है, ठीक है? ये मेरे पास एक फ़िल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका लेंथ जो है इस फ़िल्म की वो डी है, ठीक है? फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि इस फ़िल्म के सरफेस पे अगर कुछ लाइट रेज़ आते हैं, ठीक है? तो इस फ़िल्म के ऊपर कुछ लाइट रेज़ आते हैं जो इस फ़िल्म के सरफेस पे आके स्ट्राइक होते हैं, ठीक है? इस पे फ़ॉल होते हैं। तो लाइट रेज़ जब इस फ़िल्म के सरफेस पे फ़ॉल होते हैं, तो इसमें से कुछ लाइट रेज़ जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है? और इसमें से कुछ लाइट रेज़ जो है वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मीडियम के अंदर, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्ट रेज़ जो है, जब ये यहाँ पे आके इस
सरफेस से आके टकराते हैं, ठीक है, स्ट्राइक होते हैं इस सरफेस पे, फिल्म के इस सरफेस पे, तो क्या होता है कि इसमें से कुछ रेज़ जो है, लाइट रेज़, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में और इसमें से कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ये पहुँचेगा ये लाइट रे, ठीक है, तो फिर यहाँ से इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसमें से कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आप देख लें ये दोनों रिफ्लेक्शन की है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मान के चलेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेरेंस बनता है थिन फ़िल्म में, वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, यहाँ पे आप देख लें लाइट रेज़ जो है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम क्या होता है? ये एयर, ठीक है। तो लाइट रेज़ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा गए, तो चले गए, ठीक है। अच्छा, जब लाइट रेज़ रेयर मीडियम से आके थिन फ़िल्म के सरफेस पे स्ट्राइक होंगे, फॉल होंगे, तो उसमें से कुछ लाइट रेज़ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएँगे और उसमें जो कुछ लाइट रेज़ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएँगे, ठीक है। जब इस फ़िल्म के इस सरफेस पे पहुँचेंगे तो उसमें से कुछ लाइट रेज़ जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएँगे और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएँगे। जब इस सरफेस पे पहुँचेंगे तो इसमें से कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाएँगे और कुछ ट्रांसमिट हो जाएँगे, ठीक है। और ये फिनोमेना इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस इन थिन फ़िल्म। यहाँ पे हमारे पास जो कलर आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, ठीक है? इसको हम अभी फर्दर पढ़ेंगे कि वो किस तरह से आते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने क्या कहा कि मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँ परपेंडिकुलर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट रेज़, ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, नॉर्मल के साथ, ठीक है? तो उसको मैं मान लेता हूँ कि वो हमारे पास है आई, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रेज़, ठीक है? तो उस एंगल को मैं मान लेता हूँ आई एंगल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें ये लाइन और ये लाइन क्या है? ये एक-दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर आई एंगल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी आई एंगल बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आई एंगल और यहाँ पे आई एंगल बन गया, ठीक है? फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ यहाँ से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आई एंगल है, जब इंसिडेंट लाइट रेज़ जब इस सरफेस पे स्ट्राइक होती है, ठीक है? तो उस एंगल को हमने क्या कहा कि जो उसके साथ एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको हमने आई एंगल कहा क्योंकि इंसिडेंट, ठीक है? आई का मतलब क्या है? इंसिडेंट, तो ये आई होगा, ये भी आई होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन जो मैंने ड्रा की है, ये इस रिफ्रेक्ट लाइन के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है? उस एंगल को मैं यहाँ पे क्या नाम देता हूँ? उस एंगल को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ आर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिफ्रेक्ट हुआ है, ठीक है? लाइट रेज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं इस सरफेस से, ठीक है? इसलिए इसको मैं यहाँ पे क्या नाम देता हूँ? रिफ्लेक्ट नाम देता हूँ, आर एंगल यहाँ पे नाम देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इस लाइन नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, वो मैं मान लेता हूँ आर है, ठीक है? तो ये हो गया अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये हो गया, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर ये मेरे पास आर है, ये वाला एंगल, तो ये लाइन इनकी क्या है? पैरेलल है, ठीक है? तो ये भी आर एंगल होगा, ठीक है? और ये लाइन इसके क्या है? ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? आर, ठीक है? तो यहाँ पे भी आर एंगल, यहाँ पे भी आर एंगल, यहाँ पे भी आर एंगल, यहाँ पे आई एंगल और यहाँ पे आई एंगल, ठीक है? अच्छा, इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम ले लेते हैं ताकि हमारे हमें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है? या लेट्स सपोज़ इसको मैं यहाँ पे चले इसको ए मान लें, ठीक है? इस पॉइंट को बी मान लें, ठीक है? इस पॉइंट को आप मान लें सी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रा की है, इस लाइन को आप मान लें कि ये है ए, बी, सी, ठीक है? यहाँ पे इसको मान लें ये डी है, ठीक है? ये डायग्राम मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ क्योंकि ये सही से जैसे नहीं आएगी आपको। बड़ा ड्रा कर देता हूँ ताकि सही से समझ आ जाए, ठीक है?
ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ नाम डी, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने इन दोनों वे रेस जो आ रहे हैं हमारे पास, लाइट की ये जो दो रेस आ रहे हैं, इन दोनों रेस की वजह से हमने देखना है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। हमने इन दोनों लाइट रेस को पढ़ना है कि इनकी वजह से जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा वो किस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने इन दोनों लाइट के रेस जो है इनकी वजह से मैंने देखना है कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इंटरफेरेंस में आपको मैंने क्या कहा था कि इंटरफेरेंस का हमें किस तरह से पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, या इंटरफेरेंस को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस को हम फाइंड कर सकते हैं दोनों लाइट वेव्स के पाथ डिफरेंस से, कि उन दोनों लाइट वेव में पाथ डिफरेंस क्या है, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इन दोनों लाइट रेस की बात कर लूँ, ये वाले, ठीक है, बाकी लाइट रेस को आप इग्नोर कर लें, ठीक है। तो जो मेरे पास ये लाइट रेज आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इन लाइट को रेस को देख लूँ, तो मैंने इन दोनों लाइट रेस या इन दोनों लाइट वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस को देखना है कि इनके दरमियान पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि इंटरफेरेंस के फिनोमेना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पाथ डिफरेंस, इनके दरमियान पाथ डिफरेंस क्या है। तो उससे हम उसको उसका जो इंटरफेरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं कि इसका इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि अगर हमने दो लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसका पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे कि उन दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है, ठीक है। पाथ डिफरेंस की वजह से उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लूँ यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास है एन, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, इस पोजीशन को मैंने इसको एन नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रा किया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों लाइट वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है कि इन दोनों लाइट वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, इस पोजीशन को मैंने क्या नाम दिया एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस लाइट वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब ये लाइट वेव यहाँ से आके इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई है, ठीक है, फॉल हुई है, तो इसमें से कुछ लाइट वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और फिर से यहाँ पे ट्रांसमिशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब ये लाइट वेव यहाँ से आके इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई है, तो इसमें से कुछ लाइट वेव्स क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, और इसमें से कुछ लाइट वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके इस सरफेस पे आके ये लाइट वेव जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये इस सरफेस पे आके स्ट्राइक हुई है, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हुई है और यहाँ से ट्रांसमिट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये लाइट वेव जब यहाँ से आई इस पे टकराई, ठीक है, तो इसमें से कुछ लाइट वेव जो है वो इस तरह से गई, ठीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें से कुछ लाइट वेव्स यहाँ से आई, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक आई, फिर बी से सी तक पहुंची, फिर यहाँ पे वापस आ गई, ठीक है। तो हमने इन दोनों लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस, इन दोनों लाइट वेव्स का क्या देखना है, पाथ डिफरेंस देखना है कि इन दोनों लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों लाइट वेव्स का पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, ये लाइट वेव, ठीक है, जब यहाँ पे आके स्ट्राइक हुई है, तो इसमें से कुछ लाइट वेव जो है, लाइट रेज जो है वो इस डायरेक्शन में गई, कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से यहाँ तक आई बी पोजिशन तक, फिर बी से सी तक आई, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट के बाद जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, इस पार्ट पॉइंट के बाद दोनों लाइन जो है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और दोनों जो है वो सेम पाथ ही कवर करेंगे, सेम जगह ही कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि जब ये लाइट रेज
इस पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, तो इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है वो गया, ठीक है, ये फिर कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट क्या हुआ है, ए से बी तक आया है, बी से सी तक आया है, ठीक है, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो इन दोनों लाइट रेस का पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पे आप देख लें, जब ये लाइट वेव, ठीक है, ये वाली लाइट वेव जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई थी, ठीक है, उतने टाइम में इसने ये पाथ कवर कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि ये लाइट वेव जब ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो इसने ये पाथ जब कवर किया था, तो उस टाइम पे इस लाइट वेव ने कितना पाथ कवर किया होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये दोनों लाइट वेव यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए और दोनों सेम ही पाथ कवर करेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि जब ये लाइट रेज इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई है, ठीक है, तो इसमें से कुछ लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो इसने ये पाथ सारा कवर किया, ठीक है, तो इसने ये पाथ जब कवर किया है तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, तो उतने टाइम में जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ये लाइट रेज, इतने टाइम में इस लाइट रेज ने जो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ था, इसने कितना पाथ कवर किया था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसके बाद दोनों लाइट रेज जो है, लाइट वेव जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए और दोनों सेम ही लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो ये है, ठीक है, ए बी सी एंड टू एन, ठीक है, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, ये आप देख लें, ठीक है, ये लाइट वेव, लाइट रेज यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो उतने टाइम में इस लाइट रेज ने जो रिफ्लेक्ट हुआ था उसने कितना पाथ कवर किया था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये टोटल इसका पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर हमने इसके पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है, तो पाथ डिफरेंस आपको पता होगा कि पाथ डिफरेंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एक्स, ठीक है, तो डेल एक्स इसका क्या होगा पाथ डिफरेंस, तो डेल एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस सी एन, ठीक है, तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल एक्स, यहाँ पे आप देख लें कि जब ये लाइट रेज आगे इस पे स्ट्राइक हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई कुछ और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये लाइट रेज जो ये रिफ्लेक्ट हुई है ये ए से बी तक आई, फिर बी से सी तक आई, ठीक है, तो ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट हुई है, जब इसने ये पाथ कवर किया होगा ए से बी तक, बी से सी तक, उतने टाइम में ये रिफ्लेक्ट वेव ने कितना पाथ कवर किया होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसके बाद दोनों लाइट रेज यहाँ पे आप देख ले, दोनों लाइट रेज क्या है, दूसरे एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, तो इनका जो पाथ डिफरेंस होएगा वो क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इसका क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें ए बी प्लस बी सी, ये किसके अंदर आया है, ये मीडियम के अंदर है, ठीक है, और मीडियम का आपको मैंने क्या कहा था कि मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू, ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम म्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मीडियम के अंदर बात कर रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, ठीक है, ए टू बी एंड बी टू सी, ये किस चीज़ के अंदर है, ये मीडियम के अंदर है, ठीक है, और मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, ठीक है, तो इसको हम म्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इस ए एन को हम इससे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि जब ये लाइट रेज यहाँ पे स्ट्राइक हुई है, ठीक है, तो इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट रेज जो हमारे पास है उसने ये पाथ कवर किया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट ने ये पाथ कवर किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो ये ए से बी तक आएगी, बी से सी तक आएगी, उतने टाइम में इस रिफ्लेक्ट रेज ने कितना पाथ कवर किया है, यहाँ से ए से लेके एन तक, फिर उसके बाद दोनों लाइट रेज जो है वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी एन टू म्यू, माइनस इसको अगर आप इससे माइनस कर लें, माइनस ए एन को, तो इससे हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी म्यू माइनस ए एन, ठीक है,
फिर अब हमने ए बी बी सी और ए एन इस चीज़ को फाइंड करना है कि यहाँ पे ए बी बी सी और ए एन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए अगर ये फर्स्ट ट्राइंगल को कंसीडर कर लें, ये हमारे पास जो ये ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे बाहर ड्रा कर देता हूँ। ये ट्राइंगल जो बन रही है, यह ट्राइंगल क्या है, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये ठीक है। इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बाहर बना दिया, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल क्या है, आर, ठीक है। ये पोजीशन क्या है इसकी, डी। ये पोजीशन इसकी क्या है, पी, ठीक है। और ये पोजीशन इसका क्या है, ए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आर एंगल है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। इसका बेस ये होगा और इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात कर लूँ और इसमें मैं कॉस को लिखना चाहूँ, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ, ठीक है। ए डी और बी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये आर है, ठीक है, ये ए है, ये डी है, ये बी है। तो एन ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉस आर क्या होता है, यहाँ पे आप देख ले एंगल क्या है, आर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस आर लिख दिया, ठीक है। तो कॉस जो है वो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इसका बेस जो है वो क्या है, इसका जो बेस है वो क्या है, डी इंटू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ए बी, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज ये है, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कॉस क्या है, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है, डी बी, ठीक है, डी बी, ये इसका बेस है, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बी डी, डी बी डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये लाइन जो है, ये इस लाइन को मैंने यहाँ पे क्या कहा है, डी बी, ठीक है। ये डी है, ये बी है, तो मैंने यहाँ पे जब ट्राई किया तो ये लाइन क्या है, डी बी, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को आप देख लें डी बी, ये किसके पर पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और इसका हमने क्या कहा था कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, मैंने आपको कहा था डी है, ठीक है। तो आप देख लें इस फिल्म का लेंथ क्या था, डी, ठीक है। और ये लेंथ जो है, ये वाला लाइन, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, डी बी के ये पैरेलल है। तो अगर ये डी है तो ये लाइन क्या होगा, ये भी डी होगा, ठीक है। तो डी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो हमारे पास कॉस आर क्या आएगा, कॉस आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख ले, मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि कॉस आर इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस टी बी है और इसका हाइपोटेन्यूज ए बी है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आप इस लाइन को अगर आप देख लें डी बी, जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को ड्रा किया हुआ है डी बी, ठीक है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइन को मैंने क्या कहा था कि इसकी लेंथ क्या है, इस फिल्म की लाइन लेंथ जो है वो डी है। तो ये आप देख लें, ये लाइन और ये लाइन जो लेंथ है और ये लाइन जो है, ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये डी है, इसका लेंथ डी है, तो इस लाइन का लेंथ क्या होगा, उसका भी डी होगा। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं ए बी को फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पे ए बी इससे क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय कॉस एन टू आर, ठीक है। तो इससे ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू इससे आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने ए बी को फाइंड किया तो ए बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय कॉस आर, ठीक है। तो ये मेरे पास ए बी हो गया, ठीक है। अब हम किस चीज़ को फाइंड करेंगे, अब हम बी सी को फाइंड करेंगे कि बी सी यहाँ पे क्या है। तो इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन वन नाम देता हूँ, जो अभी मैंने किया है कि ए बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय कॉस आर, ठीक है। ये मेरे पास ए बी आया था कि ए बी इज इक्वल टू डिवाइड बाय कॉस आर, इसको मैं क्वेश्चन वन नाम देता हूँ, ठीक है। फिर आपके लिए क्या करना है, क्वेश्चन में दूसरा क्या था, बी सी, ठीक है। बी सी को हमने फाइंड करना है, ठीक है।
तो बी सी को मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ, ये वाला, पहले मैंने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया हुआ था ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बाहर ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। पहले मैंने किस ट्राइंगल को कंसिडर किया हुआ था, ए बी डी, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ बी सी डी को, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये, ठीक है। ये मैंने ये वाला ट्राइंगल ड्रा कर दिया, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल जो है ये, इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये बी पोजीशन है, ये मेरे पास क्या है सी, और ये क्या है डी है, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैंने ड्रा कर दिया, और यहाँ पे ये एंगल क्या है, आर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि इसका बेस क्या होगा और इसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसका जो बेस है वो क्या है, इसका जो बेस है वो है ये, ठीक है। ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल जो है इसको मैंने उठा के यहाँ पे बाहर बना दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर आप देख लें तो इसमें ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कॉस को लिखना चाहूँ इस ट्राइंगल में, एन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल डी बी सी को अगर हम देख लें, ये वाला डी बी और सी को, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल डी बी सी, हमारे पास कॉस क्या आएगा इससे, कॉस आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले बेस क्या है, डी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे आप देख ले हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, ये क्या है बी सी, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने बी सी लिख दिया, और इसका बेस क्या है, इसका बेस जो है वो डी बी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये इसका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रा किया डी बी इसका बेस है। ये डी बी लाइन को आप देख लें, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और इसका लेंथ क्या है डी, ठीक है। तो अगर इसका लेंथ डी है तो इस लाइन का लेंथ क्या होगा, जो डी बी है इसका लेंथ भी डी होगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ डी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा। तो कॉस आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। यहाँ से मैं अगर बी सी को फाइंड कर लूँ तो बी सी यहाँ से क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई कॉस टू आर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन ड्रा कर दिए, डिराइव कर दिए। एक मेरे पास आया है ए बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई कॉस आर, दूसरा क्या है बी सी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई कॉस आर, ठीक है। पहले हमने इस ट्राइंगल को यूज़ किया था, फिर हमने इस ट्राइंगल को यूज़ किया था, तो उससे ये आया, ठीक है। तो दो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, बी सी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय कॉस आर, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो मैंने ड्राइव कर दिए। अच्छा, इसके बाद क्या रह जाता है, इसके बाद हमारे पास जो रह जाता है वो है ए एन, के ए एन क्या होगा, ए एन को हमने फाइंड करना है, क्योंकि इक्वेशन में क्या था, ए बी प्लस बी सी म्यू माइनस ए एन, तो ए बी और बी सी हमने फाइंड कर ली। अब हमने ए एन को फाइंड करना है कि ए एन क्या होगा और इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ए एन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस डायग्राम में ए एन आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, मैं ये फिर से ड्रा कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार खराब हो जाता है। ये आर होगा, ये भी आर होगा।
बी सी डी और ये एन, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो क्या है, डी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए एन को फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला ए एन, ठीक है, ये ए है और ये एन है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ, यहाँ पे आप देख लें ये ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें अगर ये मेरे पास आई एंगल है, ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, ये वाला लाइन इसके साथ ये क्या होगा, टोटल 90 होगा। ये टोटल 90 आएगा। तो ये आई है तो ये टोटल 90 आएगा, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ जो है ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 90 होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कितना होगा, ये यहाँ पे होगा आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर क्या कहा मैंने आपको, ये मेरे पास एन पोजीशन है, ठीक है। ए एन को मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देख लूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी ट्राइंगल बना रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है, आई एंगल है, ठीक है। तो ये टोटल क्या होगा, ये वाला ये 90, तो ये आई है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ये भी 90 है। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल ये आई होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बाहर ड्रा कर दूँ ये इस ट्राइंगल को, तो ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल कितना बनेगा 90, और इसका ये छोटा सा ये पार्ट क्या उतना होगा, ये होगा 90 माइनस आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस परपेंडिकुलर अगर आप ड्राई करते हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 90 होता है, ठीक है। तो ये तो आई है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस आई, ठीक है। और ये कितना होता है 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगल जो है ये आई है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ए, ये एन और ये क्या है, ये सी है, ठीक है। तो ये ए एन सी ये भी मेरे पास एक ट्राइंगल बना रहा है, ये हमारे पास आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इस ए एन को फाइंड करना चाहूँ इस ट्राइंगल से, तो मैं इससे ए एन को यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है कि नहीं। ये वाला ट्राइंगल जो है ये ए, ये एन, ये सी, ठीक है। यहाँ पे आई एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं ए एन को निकालना चाहूँ, तो इस ट्राइंगल से अगर मैं ए एन को निकालना चाहूँ, तो इस ट्राइंगल से मैं ए एन को नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, न मुझे इसका पता है न इसका पता है, ठीक है। न मुझे इस साइड का पता है कि ये साइड क्या है इसकी, ठीक है, ये वाली साइड, और ना ही मुझे इस साइड का पता है कि ये किसकी इक्वल है, ठीक है। तो न मैं इस साइड के बारे में कुछ जानता हूँ, न इस साइड के बारे में जानता हूँ। तो मैं इस ट्राइंगल से ए एन को नहीं निकाल सकता, ठीक है। इससे मैं ए एन को यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकता इस ट्राइंगल से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ए एन को फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल से हम ए एन को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना इस साइड का पता है ना इस साइड का पता है, ठीक है। तो इससे हम ए एन को नहीं निकाल सकते, नहीं फाइंड कर सकते। तो ए एन को हम किससे निकालेंगे, ए एन को हम निकालेंगे इस ट्राइंगल को यूज करके, जो मैंने आपको कहा था ए बी एन टू डी, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने ड्रा किया था वो क्या था, ये ट्राइंगल, ठीक है। ये मेरे पास आर एंगल था, ठीक है। ये मेरे पास था ए, ठीक है, ये था बी, और ये क्या था, ये डी था। तो इस ए बी डी को यूज करके हम इससे ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ए एन की वैल्यू हम इससे किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका जो ये डी बी है ये क्या है, इसको हमने कहा था टी, ठीक है। ये इसका बेस है, तो इसका बेस क्या है, टी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे टेन रूल को यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ, टेंजन रूल को, ठीक है। तो टेंजन रूल क्या होता है, टेंजन यहाँ पे आर एंगल है, तो टेंजन आर इज इक्वल टू, टेंजन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ए बी ट्राइंगल में अगर मैं टेंजन आर को लिखना चाहूँ, ठीक है, तो टेंजन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो है ए डी, ठीक है। और इसका बेस क्या है, इसका बेस है वो है टी, ठीक है। तो टेंजन आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं ए डी को निकालूँ यहाँ से, तो ए डी क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू टी टेन
जन आर, ठीक है। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू क्या आई है, ए डी इज इक्वल टू टी टेंजन इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ए डी क्या है, ए डी जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये ए है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ए डी हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सही से देख लें, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये टोटल को अगर आप देख लें, ये वाला जो इस शेप में बना हुआ है ये, ठीक है, जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी है, ठीक है। और यहाँ पे आर एंगल है, यहाँ पे भी आर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपको इस फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ए सी जो है, यहाँ पे आप देख लें ये ए सी है, ये ए डी है। तो ये और ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ए डी से, ए से लेके डी तक जो पार्ट है, और डी से लेके जो सी तक पार्ट है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये मैंने इस चीज़ को जो जहाँ पे आपको शो हो रही है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है। तो ये है ए, ये डी, ये क्या है, ये सी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देख लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट जो है वो क्या है, इक्वल, ये पार्ट इतना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप देख लें तो ये भी इतना है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ए डी से लेके यहाँ से यहाँ तक जो जितना पाथ है, उतना डी से ले, यहाँ से डी से लेके सी तक भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए डी है, यहाँ पे जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ए डी, यहाँ से यहाँ तक ए डी और यहाँ से यहाँ तक डी सी, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ए डी, यहाँ से यहाँ तक डी सी, तो यहाँ पे आप देख लें ए डी और डी सी जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ए डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ए डी फाइंड कर लिया, ए डी इज इक्वल टू टी टेंजन आर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल ए सी, और मेरे पास ए डी जो है वो डी सी के बराबर है, ठीक है। ए डी डी सी के बराबर है, मतलब ये दोनों पाथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। ए डी डी सी के बराबर है, तो इस टोटल ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल ए सी को मैं लिख सकता हूँ, इस टोटल ए सी को मैं लिख सकता हूँ टू ए डी, ठीक है। क्योंकि ये भी ए डी हो जाएगा, ये भी ए डी हो जाएगा, तो ए डी डी सी के बराबर है, ठीक है। तो इस टोटल ए सी क्या हो जाएगा, ये टोटल ए सी हो जाएगा, टोटल ए सी इज इक्वल टू टू ए डी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा है, ए सी इज इक्वल टू टू ए डी, ठीक है। अच्छा, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू टू ए डी हमने निकाल लिया, वो क्या है, टी टेन जन आर, ठीक है। तो इस तरह हमने ए सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ए सी क्या है, टू ए डी, ठीक है। फिर टू यहाँ पे ए डी हमने फाइंड कर लिया, ये है, ठीक है। तो टू टी टेंजन एंड टू आर, ठीक है, ये हमारे पास ए सी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम ये तीनों वैल्यूज उठा के उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, तो उससे हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है इस ट्राइंगल से, मैं ये भी मिटा देता हूँ। ए सी हमने निकाला है, ए सी हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू टू टी टेंजन आर, ठीक है। ये हमने ए सी की वैल्यू निकाल ली, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है वो है टू टी टेंजन इंटू आर, ठीक है। ये ए सी की वैल्यू आई है, ठीक है। फिर अगर मैं इस ट्राइंगल को अभी ड्रा कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे ए सी को मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो आपको मैंने पहले क्या कहा था कि इस ट्राइंगल से, ये वाला जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल से हम ए सी ए एन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें हमें इस साइड का ना पता था और ना ही इस साइड का पता था, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे दोबारा ड्रा कर दूँ, ये वाला, ये ए था, ठीक है, ये एन था और ये सी था, ठीक है। ये हमारे पास आई एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इस ए सी को मैंने फाइंड कर लिया, वो ए सी क्या है, टू टी टेंशन इंटू आर, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देख ले, एन ट्राइंगल ए एन सी आप इसको बोल लें, या इसको आप बोल लें एन ट्राइंगल ए सी एन, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप देख लें, ट्राइंगल ए सी एन को, ठीक है। तो अगर मैं इसमें साइन की बात करूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए सी एन में अगर मैं साइन की बात करता हूँ, तो साइन मेरे पास क्या होता है,
यहाँ पे होगा साइन, और यहाँ पे एंगल क्या है, साइन आई इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल की अगर आप बात कर लें, ट्राइंगल ए सी एन की, ठीक है, ए सी एन ट्राइंगल की अगर हम बात कर लें, तो इसमें साइन क्या होगा, साइन, और यहाँ पे एंगल क्या है आई, तो साइन आई इज इक्वल टू, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है ए एन, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एन, ठीक है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूज ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर ए एन हो जाएगा, और इसका हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए एन को निकालना चाहूँ, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए सी साइन आई, ठीक है। तो यहाँ से ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हमारे पास ए सी साइन आई, ठीक है। फिर आपने ए सी की वैल्यू निकाल ली है ये, ठीक है, तो इस इक्वेशन में ए सी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ए एन हो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है, टेंजन आर इंटू साइन आई, ठीक है। तो मेरे पास ए एन क्या है, ए एन इज इक्वल टू, ए सी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो 2t टेंजन आर इंटू साइन आई, ठीक है। ये मेरे पास ए एन की वैल्यू आई है, ए एन की वैल्यू क्या है, 2t टेंजन आर इंटू साइन, ठीक है। इस ए एन की वैल्यू को आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम किस चीज़ की बात करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक लॉ की बात करेंगे जो होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 को मल्टीप्लाई कर लें साइन के साथ, तो यहाँ पे साइन क्या है, साइन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे पास एक आई है और दूसरा क्या है, एन आर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वन साइन आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, एन आई साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ क्या है, एन आई साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है। यहाँ पे एन वन क्या है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर का, ठीक है। तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आपको मैंने क्या कहा था कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वन, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वन पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू एन टू, यहाँ पे क्या है, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो हमने यहाँ पे मीडियम को कंसिडर किया हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, ठीक है। तो एन की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, म्यू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन आर, ठीक है। तो साइन आई किसकी इक्वल हो गया, साइन आई इक्वल हो गया म्यू साई साइन आर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन आई की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास साइन आया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2t टेंजन आर साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू मैंने निकाल दी, वो क्या है, म्यू साइन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t टेंजन आर म्यू साइन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया है, जो ये वाला ट्राइंगल है ए एन सी, ठीक है, ए सी एन। इस ट्राइंगल से अगर मैं साइन को लिखना चाहूँ, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। तो ए एन डिवाइडेड बाई ए सी, फिर उससे मैंने ए सी को फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर जब मैंने ए सी को फाइंड कर लिया, तो ए सी की हमारे पास वो वैल्यू आई थी, वो क्या थी, ए एन, जब हमने उससे फाइंड किया सॉरी, तो ए एन क्या आया था, ए सी साइन आई, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि अगर हम ए सी साइन आई, ठीक है, तो अगर हम उसमें से ए सी की वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी ये थी, ठीक है। तो हमने उस इक्वेशन में जो ए एन इज इक्वल टू ए सी साइन आई आया था, तो उस इक्वेशन में हमने ए सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, ए एन इज इक्वल टू 2t टेंजन आर इंटू साइन आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किस चीज़ की बात कर दी, उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ की बात की कि स्नेल्स लॉ क्या है, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है। तो एन वन आपको मैंने क्या कहा कि एन वन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन के बराबर होती है, ठीक है। और मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमने क्या ली थी, म्यू ली थी, ठीक है।
तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन में जो ए एन की वैल्यू आई थी उसमें साइन आई की जगह मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2t टेंजन आर म्यू साइन आर, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या आई है, ए एन इज इक्वल टू 2t टेंजन आर म्यू साइन आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आई थी। अच्छा, तो हमने तीनों वैल्यू जो है वो निकाल दी। फर्स्ट में हमने ए बी को निकाला, फिर हमने बी सी को, फिर उसके बाद हमने ए एन की वैल्यू भी निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू आई है ए एन इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए एन को 2t टेंजन आर म्यू साइन आर, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 2 म्यू टी टेंजन आर इंटू साइन आर, ठीक है। ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमने ए बी भी निकाला, ठीक है, बी सी भी, और ए बी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, बी सी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, और ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आया था, सेकंड इक्वेशन आया था, और ये मेरे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को उठा के हम उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था, वो क्या था, ए डेल एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी म्यू माइनस ए एन, ठीक है। तो आप इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन दोनों को, तीनों को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास उससे पार्ट डिफरेंस जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो डेल एक्स इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी डी डिवाइड बाय कॉस आर, ठीक है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या आई थी, बी सी की वैल्यू आई थी क्वेश्चन 2 में, वो थी डी डिवाइड बाय कॉस आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, मैंने उस इक्वेशन को उठाया जो स्टार्ट में हमने लिया था, डेल एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी म्यू माइनस ए, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था इन दोनों रेस के दरमियान, जो लाइट के रेस हैं, इन दोनों लाइट रेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस था वो इसके इक्वल था, ठीक है। फिर मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली, फाइंड कर ली, बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और अभी ए एन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशंस को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये थी, प्लस बी सी की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी म्यू, माइनस ए एन क्या है, ए एन हमारे पास है 2 म्यू टी टेंजन आर साइन आर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू क्या है, 2 म्यू टी टेंजन आर इंटू साइन आर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, डी बाई कॉज आर प्लस डी बाई कॉज आर, ठीक है, मतलब दोनों सेम है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं या इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2d डिवाइडेड बाई कॉज आर इंटू म्यू माइनस 2 म्यू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे जो लेंथ लिया था, ठीक है, ये लेंथ हमारे पास क्या था, डी, ठीक है। तो वहाँ पे जो ट्राइंगल मैंने ड्रा किया था, तो उस ट्राइंगल से मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो टी लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास डी आएगा, ठीक है, ये डी है, ये वाला टर्म जो है ये क्या है, ये डी है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आपको मैं फिर से ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये ट्राइंगल लिया था, ये ए बी डी वाला, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से जब मैंने टेन को निकाला था, टेंजन आर, ठीक है। तो टेंजन आर क्या होता है, टेंजन आर आपको पता होगा कि टेंजन आर जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या था, इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये था, ठीक है। इसका जो बेस है वो ये था, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेन्यूज था वो ये था, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या लिया था, ये क्या है ए, ये क्या है डी, ठीक है। तो इसको हमने लिया था ए डी डिवाइड बाय इसका बेस, ठीक है। तो इसका बेस क्या था, ये, ठीक है, ए बी, सॉरी ये डी बी, ठीक है। तो इसका जो बेस लिया था हमने वो डी बी लिया था हमने, ठीक है। फिर ये डी बी आपको मैंने क्या कहा था कि ये डी बी उस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ,
जो ये वाला ट्राइंगल था, ठीक है। इसमें मैंने इसको ए कंसिडर किया था, इसको डी और इसको बी, ठीक है। ये हमारे पास एंगल था, तो इसमें हमने जब टेंजन की वैल्यू निकाली थी, टेंजन आर हमारे पास क्या आया था इसका, इसका हमारे पास आया था ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ठीक है। तो डी बी हमने यहाँ पे क्या लिया था, डी बी इसके इक्वल है, ठीक है, इस डी के। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने उसमें टी लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या आता है, ये डी आता है। तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि इसकी जगह यहाँ पे ए डी डिवाइड बाई डी आएगा, यहाँ पे टी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा टर्म यहाँ पे जो आपको टी नज़र आ रहा है, इस सारे टर्म को आप यहाँ पे क्या कर लें, इसको आप डी कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ को क्या लिया है, हमने यहाँ पे लेंथ को डी लिया हुआ, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो जिस जगह पे भी आपको टी नज़र आ जाए, उस टी को आप सारों को क्या कर लें, डी कर लें, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो टू डी डिवाइड बाई कॉस आर एन टू म्यू माइनस टू म्यू डी टेंजन आर एन टू साइन आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, इस टेंजन को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजन क्या होता है, साइन बाई कॉस, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स इज इक्वल टू टू डी डिवाइडेड बाई कॉस आर म्यू माइनस टू म्यू डी। टेंजन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन बाई कॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, यहाँ पे हो जाएगा साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये साइन आर, ये साइन आर, तो दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू डी डिवाइड बाई कॉस आर म्यू माइनस टू म्यू डी साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, टू म्यू डी डिवाइड बाई कॉस आर, यहाँ पे टू म्यू डी डिवाइड बाई कॉस आर, ठीक है। तो टू म्यू डी डिवाइड बाई कॉस आर यहाँ को आपके कॉमन लें, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या कर लें, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी डिवाइड बाई कॉस आर, टू म्यू डी डिवाइड बाई कॉस आर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, टू म्यू डी डिवाइडेड बाई कॉस आर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से मैंने इसको कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको पता होगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी डिवाइडेड बाई कॉस आर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमारे पास डेल एक्स क्या है, डेल एक्स हमारे पास आया है टू म्यू डी डिवाइडेड बाई टू म्यू डी डिवाइड बाई कॉस आर इंटू कॉस स्क्वायर आर, ठीक है। ये कॉस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी कॉस इंटू आर, ठीक है। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी कॉस आर, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आपको कर देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई। लास्ट में मैंने क्या किया है कि मेरे पास डेल एक्स जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक टेंजन लिया था, तो टेंजन की जगह आपको मैंने क्या कहा कि उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे साइन बाय कॉस लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले टू म्यू डी डिवाइड बाय कॉस आर, यहाँ पे भी है टू म्यू डी डिवाइड बाय कॉस आर, ये साइन स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस टू म्यू डी डिवाइड बाय कॉस आर को यहाँ से कॉमन लिया, तो टू म्यू डी डिवाइड बाय कॉस आर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी डिवाइड बाय कॉस आर को यहाँ के कॉमन ले लें, टू म्यू डी डिवाइड बाय कॉस आर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस, यहाँ पे टू म्यू डिवाइड बाय कॉस आर को कॉमन लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आर, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ पे क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर आर, तो इसकी जगह क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी डिवाइडेड बाई कॉस आर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये कॉस आर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक, तो डेल एक्स क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी कॉस एन टू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा इन दोनों लाइट रेस के दरमियान, ठीक है। इन दोनों लाइट रेस के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी कॉस आर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू टू म्यू डी एंड टू कॉस आर, ठीक है।
फिर हम अब क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, ठीक है। उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे कि कब हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और कब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इंटरफेरेंस जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव आएगा या डिस्ट्रक्टिव आएगा, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस ये होते हैं कि इसका जो पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स वो किसके इक्वल होता है, एन लेम्डा के, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता होगा कि इसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेम्डा के बराबर होता है, ठीक है। नहीं, अभी तक के लिए आप ये इस बात किसी बात ना करें, ठीक है। इसके बाद जब हमने डेल एक्स को फाइंड किया, ठीक है, डेल एक्स हमारे पास क्या आया था, डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस एन टू आर, ठीक है। ये हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक लॉ की बात कर लेते हैं, स्टोक्स लॉ की, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है, स्टोक्स लॉ हमें ये बताता है कि जब कोई लाइट रेज किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम पे आके रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका जो पाथ डिफरेंस होता है उस पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होगी, वो पाथ डिफरेंस होगी λ/2 के बराबर होगी, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ ये है कि जब कोई लाइट रेस डेंस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाके स्ट्राइक होता है और वहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उन दोनों के दरमियान उसका जो पाथ डिफरेंस है, उनका जो पाथ का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा λ/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस λ/2 को इससे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि स्टोक्स लॉ क्या है, ठीक है। स्टोक्स लॉ ये है, डेल एक्स हमने फाइंड कर ली, डेल एक्स क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस किसी रेयर मीडियम से जाके डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब या कोई लाइट रेज किसी सरफेस पे जाके स्ट्राइक होती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो उसका जो पाथ डिफरेंस होता है, उनका पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल पाथ डिफरेंस आएगा डेल, ठीक है, उस डेल को हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेल इज इक्वल टू डेल एक्स माइनस λ/2, ठीक है। तो डेल एक्स ये है, तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल एक्स यहाँ पे क्या ये है, तो 2 म्यू डी कॉस आर माइनस λ/2, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा उस इंटरफेरेंस का, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया, जब मैंने इस इक्वेशन को डिराइव किया कि पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक होती है और वहाँ से वो लाइट रेज जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो पाथ डिफरेंस है, उसकी जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 के बराबर होती है, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक होती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसका जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, λ/2 के। तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल एक्स माइनस λ/2, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर माइनस λ/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, टोटल पाथ डिफरेंस हमारे पास आया है डेल इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर माइनस λ/2, ये हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि कब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस होता है डेल, वो किसके इक्वल होता है, जब हमारे पास पाथ डिफरेंस एन लेमडा हो तो हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। जब पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू एन लेमडा हो तो हम क्या बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डेल इज इक्वल टू एन लेमडा, यहाँ पे डेल क्या है, डेल इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, डेल इज इक्वल टू एन लेमडा और डेल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू दिस है और डेल इज इक्वल टू दिस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो हम दोनों को कंपेयर कर लें, तो हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर माइनस λ/2, ठीक है। एन लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर माइनस λ/2 आ गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
कि इस लेमडा बाई 2 को इस साइड पे लेके आते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या होगा 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे लेके आएँ तो ये हो जाएगा एन लेमडा प्लस लेमडा बाई, ये वहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे माइनस उस साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू एन लेमडा प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, अगर हम यहाँ पे लेमडा बाई 2 को कॉमन ले लें इस साइड से, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू एन लेमडा बाई 2 को यहाँ से कॉमन ले लें तो एन लेमडा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा बाई 2 नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा 2, लेमडा को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है? तो 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू लेमडा बाय 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो लेमडा बाय 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा बाय 2 और ये टर्म क्या हो जाएगा 2n, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2n प्लस और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है? तो 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू दिस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस आर को हम वहाँ पे क्या लेते थे, +1 के बराबर लेते थे। अगर आपको याद हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम क्या लेते थे, कॉस थीटा को हम लेते थे 1 के बराबर, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा कॉस आर को 1 के बराबर कर दूँ, तो 2 म्यू डी क्या हो जाएगा, 2 म्यू डी इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा बाई 2, 2n प्लस 1, ठीक है? तो हमारे पास 2 म्यू डी इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा बाई 2, 2n प्लस 1, जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये होगी कि 2 म्यू डी इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1, ये हमारे पास कंडीशन होगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? तो हमारे पास अगर इस तरह से कोई टर्म आ रहा है तो ये कंडीशन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जो इंटरफेरेंस बनेगी हमारे पास वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है? तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि कंसेप्चुअल डिफरेंस में हम क्या बोलते हैं कि पार्ट डिफरेंस इसके बराबर होता है। हमने पार्ट डिफरेंस ये फाइंड कर ली, इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा, ठीक है? फिर इसको आप इस साइड पे लेके आएँ तो ये हो जाएगा, ठीक है? 2 म्यू डी कॉस आर, ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो इज़ इक्वल टू दिस। फिर मैंने यहाँ पे लैम्ब्डा बाय 2 को कॉमन लिया तो लैम्ब्डा बाय 2 ये हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है? फिर आपको मैंने क्या कहा कि कॉस आर को हमने कंसेप्ट में क्या लिया था, प्लस 1 के बराबर होता है, तो इसमें इसकी जगह यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू डी और ये कॉस आर 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 म्यू डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 2n प्लस 1 और ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है? किस चीज़ की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता होगा कि पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है? अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या लिखा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता होगा कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारे पास आया है और ये हमारे पास है, ठीक है? तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो क्या होगा, 2 म्यू डी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी डेल है, यहाँ पे भी डेल है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख देखेंगे तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे क्यों किया हुआ है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें 2 म्यू डी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 म्यू डी कॉस आर, इस लैम्डा बाय 2 को इस साइड पे लेके आए तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, ये भी उस साइड पे जाएगा तो प्लस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? तो 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय 2 को यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1, ये लैम्डा बाय 2 कॉमन प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है? लैम्डा बाय 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लैम्डा बाय 2 को कॉमन लिया, ये हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये 2n प्लस 1 अगर मैं लिख लूँ या 2n
-1 में लिखता हूँ, तो आप देख लें कि अगर आप इसमें से +1 को अगर आप ऐड करेंगे या उसमें से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑड के फॉर्म में ही आएगा। इसका आंसर हमेशा क्या होगा? इसका आंसर हमेशा ऑड के फॉर्म में होगा, ठीक है? क्या कहा मैंने आपको? कि यहाँ पे है 2n +-1, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने +-1 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n+1 आता है, ठीक है? तो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि मैं अगर लिखता हूँ कि 2n+1 या मैं लिखता हूँ 2n-1, ठीक है? तो अगर मैं इसमें से 1 जो है वो इसके साथ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? या अगर मैं इसके साथ 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसका जो आंसर है, दोनों का आंसर ऑड के फॉर्म में ही हमेशा आएगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि n जो है वो 1 है, ठीक है? मैं यहाँ पे इसमें मान लेता हूँ कि n 1 है, ठीक है? तो 2 1 प्लस 1, ठीक है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 3, तो ये ऑड के फॉर्म में, ठीक है? अगर मैं इस n को 1 पुट कर लूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 1 2 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है? तो आपको मैंने क्या कहा है कि अगर मैं इस 1 को यहाँ पे इसके साथ ऐड कर लूँ या इस 1 को मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो इसका आंसर हमेशा ऑड के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है? तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2n+1 और इसको हम 2n-1 भी लिखेंगे, ठीक है? हम अपने कंडीशंस को देखेंगे या हम अपने अ, उस कंडीशंस को देखेंगे कि हमारे पास कौन-सा कंडीशन जो है हमारे पास सही आ रहा है इस टाइम में, ठीक है? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 2n+-1 है, इसको हम मान लेते हैं 2n-1, ठीक है? 2n-1 मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इसमें से 1 को ऐड करेंगे या 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर हमेशा ऑड के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है? हमेशा आंसर इसका ऑड ही आएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें 2n और आप बस इसमें से 1 प्लस भी कर लें या 1 को माइनस भी कर लें, तो हमेशा आंसर ऑड के फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो इसको हम 2n+1 भी लिख सकते हैं और 2n-1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू 2n और इसको मैं यहाँ पे माइनस मान लेता हूँ क्योंकि दोनों जो है वो सेम है, दोनों से आंसर ऑड के फॉर्म में आएगा, हमें ऑड से मतलब है, ठीक है? हमें ये मतलब था कि यहाँ पे जो नंबर है वो ऑड में आना चाहिए, ठीक है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये टर्म जो है हमेशा क्या आएगा, ये ऑड के फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें अगर मैं 1 को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है? इसके साथ ऐड करता हूँ या इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो हमेशा आंसर ऑड के फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो इसका इससे कोई असर नहीं पड़ता कि आप 2n+1 लिखते हो या 2n-1 लिखते हो। तो इस कंडीशन में मैं लिख देता हूँ कि 2n-1, ठीक है? और ये हो जाएगा +1 और इसको हम लिख सकते हैं λ/2, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2n-1 +1 λ/2, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ये लग दिया, ठीक है? ये 1 इसके साथ कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू ये इसके साथ कैंसल हो गया, तो ये आएगा 2n λ/2, ठीक है? तो ये 2 के साथ कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा 2 के साथ कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? तो अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उसका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगा 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है? ये होता है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? तो हमने लास्ट में किस चीज़ की बात की थी? हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी कि उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि वो डेल इज़ इक्वल टू एन लैम्डा होता है और हमने डेल ये भी निकाला, दोनों को कंपेयर किया, ठीक है? तो उससे हमारे पास उसका कंडीशन आ गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टिव को पढ़ा था, तो डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास पाथ डिफरेंस इसके बराबर होता है और हमने पाथ डिफरेंस ये कैलकुलेट की, तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये आएगा, ठीक है? फिर इसको अगर इस साइड पे लेके आएँ तो ये हो जाएगा, ठीक है? जस्ट मैंने कैलकुलेशन ही किया, ठीक है? यहाँ पे मैंने फिर λ/2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको मैंने कहा कि इसमें अगर मैं -1 को लिखता हूँ 2n-1 तो ये हो जाएगा -1 +1 के साथ कैंसल, तो ये हो जाएगा 2n λ/2 2 के साथ कैंसल, तो ये हो जाएगा n लैम्डा, तो 2 म्यू डी कॉस आर इज़ इक्वल टू n लैम्डा, ये कंडीशन होता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है?